अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड ASL इसका फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ₹2 का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया हुआ है और अवेल किया जा सकता है। इक्विटी है जी, सबसे पहले इनकी 14 बिलियन की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, 6.2 बिलियन की करंट लाइबिलिटीज़ हैं, 15.7 बिलियन की करंट लाइबिलिटीज़ हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 22 बिलियन की, करंट एसेट्स हैं 16.57 बिलियन और इसमें इन्वेंट्री शामिल है 12 बिलियन की, क्विक एसेट्स हैं 4.48 बिलियन। डेट टू इक्विटी रेशो है 1.52, नॉट बैड। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की 1 से ₹2 के दरमियान रह सकती है, तो इसलिए ये अच्छी है। करंट रेशो एक नॉर्मल रेशो है, क्विक रेशो पुअर है और ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली ये कंपनी इतनी बुरी नहीं है, फंडामेंटली एक रीज़नेबल कंपनी कंसीडर की जा सकती है। अब अगर रिज़ल्ट एनालिसिस करें, रिज़ल्ट के बाद मैं आपको अदर फैक्टर्स भी डिस्कस करूंगा, फिर टारगेट प्राइस भी डिस्कस करूंगा और इसके अलावा ये है कि बहुत सारे शेयर्स के फंडामेंटल प्लस रिज़ल्ट एनालिसिस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप अपने फेवरेट शेयर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करिए और उसको बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। रेवेन्यू है जी इनका टोटल इस बार का 55 बिलियन का हुआ है, जबकि लास्ट ईयर 29.7 बिलियन का था, तो 85% इंक्रीज हुआ है। 25 बिलियन इंक्रीज है लास्ट ईयर से। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑलमोस्ट 79.7% और लास्ट ईयर 92.1% थी, 12.3% डिक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े से बढ़े हैं 0.3%, एडमिन एक्सपेंसेस थोड़े से कम हुए हैं 0.4% से, अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं 1.8%, अदर इनकम बढ़ी है 0.8% से, फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ से भी हाफ रह गई है 8.6%। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करें हम तो ये बनता है जी 6.36 बिलियन का, 11.6% नेट प्रॉफिट रेशियो है, जबकि लास्ट ईयर लॉस था 2.1% के हिसाब से और 61 करोड़ रुपए का लॉस था। अब 6.5 अरब रुपए का प्रॉफिट है, तो 13.6% इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर से और ये बड़ा शानदार किस्म का रिज़ल्ट है। अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त है 8.19, जबकि लास्ट ईयर लॉस पर शेयर था 0.89, तो 9 रुपये की अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुई है। टारगेट प्राइस इसकी 40 से 50 हो सकती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट शेयर है, ये ट्रेडिंग आइटम नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, फिर जाके ये टारगेट प्राइस आपको मिल सकती है। इंटरनेशनल स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली डिमांड पिछले 1 साल में पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और इसके अलावा ये है कि इसकी प्राइसेस भी, कमोडिटी की जो रॉ मटेरियल है इंटरनेशनल मार्केट में, इसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। लास्ट ईयर उसकी $400 पर टन था रेट, तो लेकिन उसके बाद अगर 2021 में आप देखें तो ये तकरीबन $1000 पर टन के करीब चले गया, जो कि डबल से भी थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो ये एक रीज़न थी। 1100 इनफैक्ट $1100 तक ये टच कर चुका है और ये हाईएस्ट एवर प्राइस थी। और मज़ीद इसमें ये एक रीज़न इसमें ये भी थी कि चाइना ने अपने कुछ जो रिबेट और एडजस्टमेंट और कुछ इंसेंटिव्स दिए हुए थे अपनी स्टील सेक्टर को, तकरीबन 300 प्रोडक्ट्स थी, वो उन्होंने वापस ले लिए थे और उन्होंने कहा था कि ये इसको डिस्करेज किया जाए सीमेंट इंडस्ट्री अपनी स्टील इंडस्ट्री को। और उसका इम्पेक्ट ये निकला कि पूरी दुनिया में, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का चाइना, तो पूरी दुनिया में इसकी प्राइसेस जो स्टील के रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो आपको मैंने बता दी हैं, $1100 पर टन तक चले गई थी $400 पर टन से, तो ये एक रीज़न थी। और उसके अलावा जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट निकला है आयशा स्टील के लिए भी, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ कैसे। आयशा स्टील ने फ्लैट स्टील मार्केट में एक्सपोर्ट भी की है पाकिस्तान को बड़ी तेज़ी से और अच्छी एक्सपोर्ट करके दी है और इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील रोलिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो तकरीबन 7 लाख टन पर एनम जो है वो उसकी एक
बनाई हुई है, अपग्रेड किया है इन्होंने रिसेंटली, और लोकल डिमांड भी इनकी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इन्होंने ये अपना सारा एक्सपेंशन वगैरह की है। सेल्स जो क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटेटिव बात करें तो 3,79,000 मतलब तकरीबन 3,80,000 टन्स इस साल इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, सेल किए हैं इनफैक्ट, जबकि लास्ट ईयर 2.5 लाख थी, 2,58,453। तो 1,20,000 टन इजाफी है, 47% इंक्रीज़ है जिस सेल्स की क्वांटिटी में। टोटल प्रोडक्शन जो है वो 3,65,000 टन तकरीबन इन्होंने प्रोड्यूस की, जबकि लास्ट ईयर 2,70,800 थी। 31% प्रोडक्शन क्वांटिटी में भी इजाफा हुआ है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लास्ट ईयर 40% थी और अभी 52% है, और ये भी मतलब 12% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंक्रीज़ हुआ है। रेवेन्यू 55 अरब रुपए का हो चुका है, जबकि लास्ट ईयर 30 अरब का था, और ये 85% इंक्रीज़ है अमाउंट के एतबार से। और ये आप देख सकते हैं प्रोडक्शन और स्टील का ग्राफ, इनका सेल्स का ग्राफ वो बड़ा अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, और मतलब ये 2012 से लेके अब तक। और मार्केट शेयर जो है 30% था इनका लास्ट ईयर में, और अभी 37% हो गया ओवरऑल पूरी मार्केट में। स्टील की जो सप्लाई है आयशा स्टील 7% मार्केट में इन्होंने अपना शेयर इंक्रीज़ किया है क्वांटिटेटिव। और इम्पोर्ट जो है वो भी थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि 36% पे आ गई, 38% से लोकल मार्केट में। और बाकी जो है बेसिकली रीज़न वही है जो आपको बताया कि चाइना की जो प्राइसेस बढ़ी थी उस वजह से कुछ लोकल प्लेयर्स हैं ऐसे जिनको मार्जिन मिला एक्सपोर्ट करने का भी। तो आयशा स्टील ने एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाई, क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स थोड़ी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हो चुकी थी, तो उन्होंने तकरीबन 10 डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किए हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड, साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और ये बड़े मेजर प्लेयर्स हैं मतलब जहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट की है, और अभी इनकी एक्सपोर्ट बढ़ने का भी चांसेस ब्राइट है। उसके अलावा इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी सारी प्लानिंग्स की हुई हैं, और गवर्नमेंट ड्यूटीज़ और वो उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज़ आ रहा है, जिस वजह से थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम भी रहा, लेकिन अल्टरनेटिव वही फिर इनको बेनिफिट हो गया जब चाइना ने अपनी प्राइसेस जो रिबेट वगैरह है ज़ीरो रेटेड से उन्होंने ख़त्म करके नॉर्मल टैक्स और ड्यूटीज़ बढ़ा दी, तो इस वजह से इनको बेनिफिट मिल रहा है आयशा स्टील को। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर बात करें तो डायरेक्टर्स के पास हैं तकरीबन 64%, एनआईटी और आईसीपी के पास हैं बहुत ही माइनर हैं, बैंक्स और एनबीएफसीज के पास 2.53% हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास आयशा स्टील मिल्स के शेयर हैं जी 3.5%, 8% के करीब है मुदारबा एंड म्यूचुअल फंड्स के पास, जनरल पब्लिक के पास हैं जी जो लोकल है जनरल पब्लिक उनके पास है 16% और 0.19% है फॉरेन के पास, और अदर्स जो हैं सेक्टर्स अदर कंपनीज अदर्स जो लोग हैं इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास हैं 6%। तो ओवरऑल 100% ये पैटर्न है जी, जिसमें से अगर बात करें तो 16% है जी जनरल पब्लिक के पास, बाकी सारे शेयर्स डायरेक्टरान के अलावा भी अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस के पास तो अदर्स मिला के 20.20% है, मतलब इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा है और बाकी डायरेक्टरान के पास है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हैं और ग्रोथ भी इसकी अच्छी है कंपनी की, तो मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करता हूँ। बाकी ये मेरी कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, आप अपने हिसाब से मार्केट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करिए अपने स्टॉप लॉसेस के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।